NACA यानी नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। जब इस NACA एजेंसी ने स्टार्ट लिया तो उस वक्त एजेंसी के टोटल मेंबरान की तादाद सिर्फ 12 थी। उन 12 लोगों की सबसे बड़ी कुर्बानी ये होती है कि वो ये जॉब बिना किसी सैलरी के कर रहे होते हैं। 1926 तक एक नासा डक तैयार कर ली। अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन जो कि रूस की एक स्टेट है, वो अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। 1961 को नासा अपनी पहली स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट मर्करी के नाम से लॉन्च करता है, जिसमें अमेरिका का पहला इंसान स्पेस में जाता है। 16 जुलाई 1967 को अपोलो 11 को लॉन्च किया गया, जिसमें 2 लोग बैठ के चांद की तरफ जाते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला इंसान था जिसने चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। इस दुनिया में ये जो बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं या हो चुके हैं, ये सिर्फ 1 या 2 दिन की मेहनत या कोशिश से रूनुमा नहीं हो जाते। इसके पीछे कई सालों की मेहनत और बार बार फेल होने के बाद, बार बार नाकाम होने के बावजूद उसी काम में लगे रहने से बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं। 1903 में अमेरिका के एक सिटी कैरोलिना में 2 भाई मिलकर दुनिया का पहला एयरप्लेन यानी हवाई जहाज बनाते हैं, जो सिर्फ 12 सेकंड में 120 फुट का डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस ज़मीन पे आ जाता है। लेकिन उन भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करते रहे और यहाँ तक पहुँच आए कि उन्होंने हवा में इंसानों को उड़ने का सोर्स बना दिया। यानी उन दोनों भाइयों ने दुनिया का पहला हवाई जहाज तैयार कर दिया। उस दौर में अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन होते हैं। उस वक्त वो अमेरिका में एक एरोनॉटिक्स के नाम से एजेंसी बनाते हैं, जिसे 3 मार्च 1915 को NACA के नाम से एस्टेब्लिश किया जाता है। NACA यानी नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में उड़ने वाली चीज़ों जैसा कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रॉकेट और ड्रोन वगैरह के बारे में नॉलेज है कि इनको कैसे बनाया जाए और हवा में कैसे ऑपरेट किया जाए। जब इस NACA एजेंसी ने स्टार्ट लिया तो उस वक्त एजेंसी के टोटल मेंबरान की तादाद सिर्फ 12 थी। ये 12 लोग उस वक्त अमेरिका की साइंटिस्ट की लिस्ट में टॉप पर होते हैं, क्योंकि ये सब के सब जीनियस और अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए इंजीनियर होते हैं। उन 12 लोगों की सबसे बड़ी कुर्बानी ये होती है कि वो ये जॉब बिना किसी सैलरी के कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त एजेंसी का सालाना बजट सिर्फ $5000 रखा जाता है, जो कि मंथली $416 बनते हैं। अब ये 12 लोग $416 को क्या करते? इतने पैसे तो वो डेली के अपनी जेब से अपने ऊपर लगा रहे थे, बजाय इसके कि वो सैलरी को देखते। उन्होंने अपना सारा फोकस ऐसे ऐसे गोल्स के ऊपर किया हुआ था जिन्होंने दुनिया को आज नई शक्ल दे दी है। वो लोग इतनी मेहनत करते हैं कि 1926 तक एक नासा डक्ट तैयार कर ली। नासा डक्ट ये एक तरह का इंजन होता है जो कि एयर को इनटेक करता है, जिससे एयर का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ये ज़्यादातर एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, रेसिंग कार्स और आजकल बहुत सी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ हो रहा है। 1930 तक इस एजेंसी में 400 के करीब एम्प्लॉय हो जाते हैं। सेम इसी साल ये लोग एयरक्राफ्ट के ऐसे विंग्स यानी पर बनाते हैं जो कम एनर्जी को यूज़ करके ज़्यादा वज़न उठाने की पावर रखते हैं। ये एजेंसी फेमस होती जाती है और साथ साथ यहाँ पे एम्प्लॉय की रेशियो जो है वो बढ़ती जा रही है। और साथ ही 1-2 साल बाद उन्होंने एक एयरक्राफ्ट बना लिया जिसे जुपिटर C का नाम दिया जाता है। और सेम उसी साल जिस साल में वो एयरक्राफ्ट बनाते हैं यानी 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 6 साल तक चलती रही, लेकिन वो लोग रुके नहीं, वो मुसलसल काम करते रहे। और इसी दौरान ये एजेंसी बेल एक्स के नाम से एक और रॉकेट बना लेते हैं। बात चलती चलती 1957 तक चली जाती है। उस वक्त
इन 1957 में इस एजेंसी के डायरेक्टर हर्ड राइडन होते हैं, जो कि अपनी गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करते हैं जिसमें कंपनी के एम्प्लॉय के साथ साथ अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज के इंजीनियर मौजूद होते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम स्पेस में जाने का प्लान कर रहे हैं। और साथ ही उसी साल जुपिटर सी रॉकेट को रेडी किया जाता है ताकि सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया जा सके, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे इस मिशन को रोक दिया जाता है। उसी साल अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन, जो कि रूस की एक स्टेट है, वो अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। ये दुनिया की पहली सैटेलाइट थी जो स्पेस में लॉन्च की गई, जिसका नाम स्पुतनिक 1 रखा गया। रूस की सैटेलाइट लॉन्च होते ही अमेरिका की एजेंसी नासा के लोगों पे मायूसी की लहर छा गई, क्योंकि उन लोगों की 40 साल की मेहनत सिर्फ चंद हुकूमती इख्तलाफात की बिना पे ज़ाया होगी। 5 मार्च 1957 को नासा के डायरेक्टर ने हुकूमत को ख़त लिखा कि हम इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद एजेंसी चाहते हैं, जिसमें हुकूमत की बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना हो। आखिरकार 29 जुलाई 1957 को NACA एक नई एजेंसी यानी नासा के नाम से री एस्टेब्लिश की गई। 7500 एम्प्लॉय और $300 मिलियन के साथ नासा अमेरिका की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बन गई, जिसका हेडक्वार्टर इस वक्त वाशिंगटन DC में है। 5 मई 1961 को नासा अपनी पहली स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट मर्करी के नाम से लॉन्च करता है, जिसमें अमेरिका का पहला इंसान स्पेस में जाता है, जिसका नाम एलन शेफर्ड था। 20 फरवरी 1962 को नासा एक बार फिर से वही स्पेस फ्लाइट, जिसमें जॉन एलन को स्पेस में भेजते हैं, जो कि मिशन कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद नासा के लगातार 3 मिशन नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि अब जो वो स्पेस फ्लाइट बना रहे थे उसमें कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती थी। इन 1963 में नासा अपना छठा मिशन रेडी करता है। इस वक्त गॉर्डन कूपर नामी शख्स स्पेस फ्लाइट को उड़ाते हैं, जिस स्पेस का नाम फेथ 7 होता है। ये बंदा सिर्फ 34 घंटों में ज़मीन के गिर्द 22 चक्कर मुकम्मल करके ज़मीन पर वापस आ जाता है, जो कि उस वक्त का तेज़ तरीन मिशन तस्वर किया जाता है। अब नासा अपने मुल्क की एयरफोर्स के साथ मिलकर नॉर्थ अमेरिकन X-15 के नेम से एक हाइपरसोनिक रॉकेट तैयार करके लॉन्च कर देते हैं। ये रॉकेट इतना तेज़ होता है कि ये स्पेस को भी क्रॉस कर जाता है। यहाँ से नासा का मून मिशन स्टार्ट होता है। लेकिन ये सब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपनी एक स्पीच में पहले ही बता दिया था, आप लोग अपने मकसद को हासिल करना अच्छे से जानते हैं। आप में से ही वो इंसान है जो चांद पे जाएगा और फिर वापस भी आएगा, और आपके लिए ये एक मामूली काम होगा। और वो अपनी स्पीच एक जुमले के साथ ख़त्म करते हैं, वी चूज टू गो टू द मून। I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. And none will be so difficult or expensive to accomplish. अब नासा का मिशन चांद पर कदम रखना था। नासा अपोलो 1 के नाम से एक स्पेस क्राफ्ट तैयार करता है, जिसको चांद पर भेजने के लिए 21 फरवरी 1967 को लॉन्च करना था। स्पेस क्राफ्ट बिल्कुल रेडी था। 27 जनवरी 1967 की सुबह को नासा के डायरेक्टर 30 पायलट्स के साथ उस स्पेस क्राफ्ट को टेस्ट के लिए उड़ाते हैं कि अचानक उसके एक कैबिन में आग लग जाती है, जिससे स्पेस क्राफ्ट सारा का सारा तबाह हो जाता है और उनमें से 3 पायलट्स भी मर जाते हैं। इस अपोलो 1 का मिशन रोक दिया जाता है। फिर अपोलो 2 से अपोलो 7 तक 5 मिशन किए जाते हैं, जो कि स्पेस से इंफॉर्मेशन लेने के लिए करते हैं। 16 जुलाई 1967 को अपोलो 11 को लॉन्च किया गया, जिसमें 2 लोग बैठ के चांद की तरफ जाते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला इंसान था जिसने चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। इसके ठीक 3 माह बाद नवंबर 1969 को नासा फिर 2 लोग चांद पर भेज देता है।
इन 1969 से इन 1972 तक यानी 3 सालों में नासा ने 12 लोगों को चांद पर कदम रखने का मौका दिया। इसके बाद नासा ने बेशुमार इन्वेंशंस की। अगर मैं आपको यहाँ नासा की मेन इन्वेंशंस बताऊं तो वो हैं रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, जीपीएस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सोलर पैनल और बहुत ज़्यादा। इस वक्त नासा 2000 से ज़ायद सक्सेसफुल इन्वेंशंस कर चुका है जो दुनिया के हर फील्ड में यूज़ हो रही हैं। इस वक्त स्पेस में 9790 सैटेलाइट्स लॉन्च की जा चुकी हैं, जिनमें से 6718 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं जो मिशन में कामयाब हुई हैं। इन 6718 में से 1540 नासा की तरफ से लॉन्च की गई हैं, जो इस वक्त एक्टिवली काम कर रही हैं। बाकी सैटेलाइट्स जिनमें से 1243 चाइना की तरफ से, 1054 रूस की तरफ से, 544 यूरोप की तरफ से, 342 इंडिया और बाकी जो है बाकी सब ममालिक को मिला के लॉन्च की गई। नासा कई बार मार्स को भी विजिट कर चुका है, लेकिन ये सिर्फ रोबोटिक मिशन हुआ है, यानी सैटेलाइट के जरिए रोबोट को मार्स पे भेजा गया ताकि मार्स की सरफेस का मुआयना किया जा सके। याद रहे कि ये सिर्फ रोबोटिक मिशन था, इसमें इंसान को बिल्कुल भी अभी तक मार्स पर नहीं भेजा गया। लेकिन नासा का प्लान है कि 2030 तक मार्स पर जाना है। एक ऐसी एजेंसी जो इन 1957 में सिर्फ $5000 से स्टार्ट की गई और आज 2025 में इसकी नेटवर्थ $25,400 मिलियन यानी $25 बिलियन हो चुकी है। नासा की ये एजेंसी 12 लोगों से स्टार्ट की गई थी और आज इसमें 18,000 से ज़ायद एक्टिव एम्प्लॉय हैं। 2050 में नासा का मिशन स्पेस में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का है जहां इंसान इजीली अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके। जी हाँ, ये हमें सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे नासा इन्वेंशंस कर रहा है 2050 तक उनके लिए ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 2050 तक इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस कर लेनी है कि वो स्पेस के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लेंगे जहां इंसान जो है वो अपनी लाइफ को गुजार सकेगा।